Welcome back to my channel, and this video is all about unit number 2 of MEG 1, which is about Spencer. है पेपर में मैक्सिमम ये होता है कि एपिथैलमियम प्रोथैलमियम से ही क्वेश्चन आते हैं। जो सोनेट्स है वो किस में है, वो एमोरिटी सोनेट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं और एज अ होल क्वेश्चन आता है मैक्सिमम कि एमोरिटी सोनेट्स के ऊपर आपको क्वेश्चन लिखना है। पर्टिकुलर किसी भी सोनेट को पॉइंट आउट नहीं किया जाता है कि आपको सोनेट नंबर 77 एक्सप्लेन करना है या फिर कोई भी ऐसे एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो एमोरिटी सोनेट्स है स्पेंसर्स के, ये सेंसुअल इमेजरी को शो करते हैं। कैसे शो करते हैं आपको वो चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करनी है। तो अगर मैं सिंपली बोलूँ आप इसमें क्या क्या लिख सकते हो तो आप नोट डाउन कर सकते हो अगर चाहो तो जो स्पेंसर है उन्होंने ये चीज़ लिखी है, पहले आपको यही बताना है। उसके बाद आपको बताना है कि जो सोनेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हैं, बहुत चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि इमोशंस है, इमोशंस में भी क्या है, इमोशन ऑफ सेक्स एंड सेंसुअलिटी। क्योंकि जब आपने पढ़ा था, जैसे कि एक एप्पल वाला था सोनेट, आई डोंट रिमेंबर कौन सा सोनेट था, कौन सा नंबर था, बट उसमें उन्होंने अपनी जो बिलवेड थी उनकी ब्रेस्ट को कंपेयर किया था। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो इमेजरी है, इमोशन है, वो कितना ज़्यादा सेंसुअल है। तो वो चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं क्योंकि आपको पॉइंट आउट करके बताना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पे वो चीज़ें यूज़ हुई हैं। उसके बाद जो जितने भी सोनेट है बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्रेशन देते हैं, जितनी भी लव होता है उसको दिखाते हैं या फिर बॉडी पार्ट को बहुत ज़्यादा शो करना चाहते हैं। अप्रिशिएशन है बॉडी पार्ट का, जो भी उनकी बिलवेड थी उनके बारे में, उनकी बॉडी पार्ट्स के बारे में चीज़ें बता रखी हैं, फीलिंग्स को शो कर रखा है। जितनी भी सोनेट है वो क्या कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीपली। जो लिटरेरी डिवाइसेस है पर्सोनिफाई कर रही हैं, ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर रही हैं जो भी चीज़ें उसमें दे रखी हैं। जो जितनी भी साइंसुअल चीज़ें सोनेट्स में होती हैं, तो आपको वो सब चीज़ें इसमें एक्सप्लेन कर देनी है। कहाँ कहाँ पे उन्होंने अपनी बिलवेड को किसी से कंपेयर किया है, उनके किसी बॉडी पार्ट पे फोकस किया है, उनको क्या बताया है, उनके लिप्स कैसे, उनके चिक्स कैसे, या फिर उनके ब्रेस्ट को कंपेयर किया है उन्होंने पर्ल से, या फिर जो भी चीज़ें हैं आपको वो चीज़ें इनमें एक्सप्लेन करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द रोल ऑफ द कोर्ट इन द शेपिंग ऑफ एलिजाबेथ इंग्लिश रेनेसां लिटरेचर। अब बात आती है कि कोर्ट का क्या रोल था। ठीक है, कोर्ट क्या होते हैं, जितने भी उस टाइम पे कोर्ट हुआ करते थे, जैसे कि कोई किंग है, मोनार्की है, तो उनमें भी बहुत सारे ऐसे जो पोएट्स थे उन्हें वहाँ पे रखा जाता था कि वो उनके बारे में चीज़ें लिखेंगे, उस कोर्ट से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड लिखेंगे। तो कोर्ट ने कैसे उस चीज़ के जो रेनेसां टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड के लिटरेचर को मोल्ड किया। अब इसमें क्या है कि जो कुछ मेन फेमस पोएम है जो कि रेनेसां एज में लिखी गई थी, वो सब किसने लिखी थी, कोर्टियर पोइट्स ने लिखी थी। जैसे कि स्पेंसर भी एक कोर्टियर पोइट थे और इनकी फेरी क्वीन सबसे फेमस है। इनको छोड़ के अगर मैं बात करूँ तो वॉल्टर रैली है, उनका वर्क फेमस है जिसमें उन्होंने आई थिंक मंथ्स के बारे में लिखा है, डोंट रिमेंबर द नेम, बट उसमें इन्होंने हर एक मंथ को अच्छे से डिस्क्राइब किया है और एलिजाबेथ से उसे कंपेयर किया है। उसके बाद बात आती है थॉमस रेड की, इन्होंने भी लिखा है, जॉन डेविस ने लिखा है। तो ये सब क्या थे, ये सब कोर्टियर पोइट्स थे, मोर देन अ पोइट, कि आप वो अपने आप को पोइट कंसिडर नहीं करते थे बट एक कोर्टियर थे। क्यों, क्योंकि वो कोर्ट में रहते थे, वो कोर्ट में रह के वर्क को लिखते थे, उन्हें वहाँ पे पैटर्न किया गया था, उनके लिए उसे फंडिंग मिलती थी। ये बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड थे, जेंटलमैन थे, और ये जितनी भी चीज़ें लिखते थे वो उसी के ऊपर लिखते थे। उसी टाइम पे एक और वर्क पब्लिश हुआ था जिसका नाम था द बुक ऑफ कोर्टियर, जिसको लिखा था कैसिलोने ने। और इस वर्क में उन्होंने बता रखा कि जो आर्ट ऑफ कोर्टियर है, कि जो कोर्टियर्स हैं उन्हें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, उनको जेंटल होना चाहिए, माइल्ड होना चाहिए, ग्रेसफुल होना चाहिए, उनको अपने आप को ज़्यादा प्राइड नहीं लेना चाहिए। इस तरीके से जितनी भी चीज़ें थी एलिजाबेथन कोर्ट में, जितनी भी चीज़ें हुई थी, तो वो फिर चीज़ें किस तरीके से एक पोइट के माइंड को डाइवर्ट कर रही थी या फिर पोइट को एक इन्फ्लुएंस कर रही थी कि वो किस तरीके के लिटरेचर प्रेजेंट करे या फिर बनाए। तो वो चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं और स्पेंसर को आप अच्छे से इलैबोरेट कर ही सकते हैं कि स्पेंसर ने किस तरीके से एलिजाबेथ के लिए बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, क्योंकि वो भी एक कोर्टियर पोएट थे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है आरटीसी का। आरटीसी आपके यहाँ पर दे रखी है, मैंने यहाँ पे लिख दिया था, ये पेपर में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 था, आपको कंपेयर करना है एपिथैलमियम को और प्रोथैलमियम को एज अ वेडिंग सॉन्ग। तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, दोनों की जस्ट समरी लिख देनी है आपको। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म रेनेसा मीन, कि रेनेसा का मतलब क्या होता है, और आपको आइडेंटिफाई करना है कुछ ऐसे फैक्टर्स को जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्प्रेड ऑफ रेनेसा इन यूरोप। की पहली चीज़ आपको क्या एक्सप्लेन करनी है कि रेनेसा क्या होता है। तो रेनेसा क्या होता है, ये एक लिटरेरी मीनिंग है, एक लिटरेरी टर्म है रेनेसा, जिसका मतलब होता है रिवाइवल या फिर रीबर्थ। और ये क्यों है, ये एक कल्चरल मूवमेंट था जो कि रफली 14th to 17th सेंचुरी में हुआ था, लेकिन सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था इटली में, फ्लोरेंस में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये बाकी के देश में, मतलब कि बाकी के यूरोप में फैल गया था। और फैलने के मेन लॉजिक क्या थे, रीजंस क्या थे, वो इसके सेकंड पार्ट में पूछा गया है। एंड व्हाट वर द मेन फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं रेनेसा जो यूरोप में फैला था उसके लिए। तो इसमें कुछ मेन फैक्टर आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट था जो सेक्युलर हंगर था डिस्कवरिंग टेक्स्ट के लिए, कि जो लोग थे उस टाइम के, वो उनका जो हंगर था रैंडम से ऐसा हुआ कि लोग पुरानी चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, जितनी भी चीज़ें
पहले लिखी गई थी उन सब चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं। इसमें पेट्रार्च के वर्क को आप इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ही वाज वन ऑफ द बेस्ट राइटर या फिर पर्सन, एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिगर थी उस टाइम पे जब रेनेसां स्टार्ट हुआ था। देन सेकंड पॉइंट जो है वो है री इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिकल वर्क। क्लासिकल वर्क कौन से थे? जो बहुत पहले लिखे गए थे, जैसे कि वर्जिल है, होमर है, इन सब के जो वर्क थे बहुत पहले लिखे गए थे, एंशिएंट टाइम पे, क्लासिकल टाइम पे लिखे गए थे। लेकिन जब रेनेसां आया तो क्या हुआ? रिवाइवल हुआ, रीबर्थ हुआ किन सब चीज़ों का? उन चीज़ों का जो पहले लिखी गई थी। तो रैंडम से लोगों ने, पोएट्स ने, राइटर्स ने क्या किया? इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया पुराने क्लासिकल वर्क्स में। उन्होंने उन चीज़ों को दोबारा से इमिटेट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर आप उसको लिखोगे कि इसी वजह से रेनेसां फैला था, क्योंकि लोगों ने स्टार्ट कर दिया दोबारा से लिखना। अब जब लोगों ने लिखना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे चीज़ें पूरे यूरोप में फैल गई। उसके बाद बात आती है थर्ड की। तो थर्ड क्या था लॉजिक? थर्ड था प्रिंटिंग प्रेस का। अब पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, ठीक है। रेनेसां में प्रिंटिंग प्रेस आया था, कैक्सन ने स्टार्ट किया था सबसे पहला, और बाइबल उसने पब्लिश कर दी थी एक रिटन फॉर्म में। तो जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तो क्या था? बुक्स इतने ज़्यादा पब्लिश नहीं होती थी, बहुत लिमिटेड सोर्स था। उस टाइम पे हैंड रिटन चलती थी। अब हैंड रिटन जब लिखी जाएंगी तो उनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती थी, लोगों ने एफर्ट नहीं कर सकते थे। तो जो नॉर्मल पर्सन थे वो इसे बाय नहीं करते थे, पढ़ते नहीं थे। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो जो कॉस्टिंग है वो बहुत कम हो गई, लोगों ने पढ़ना शुरू किया, बुक सर्कुलेट होने लगे, यहाँ से वहाँ फैलने लगी, लोग अवेयर हो गए। तो इस वजह से भी जो रेनेसां था वो पूरे यूरोप में रेनेसां फैल गया। उसके बाद बात आती है डेवलपमेंट ऑफ रेनेसां, ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म क्या था? इसमें ह्यूमन के ऊपर फोकस किया गया था। एक नई थिंकिंग थी, एक नई मैनर ऑफ थिंकिंग थी, एक नया अप्रोच था इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में। किस लिए? लर्निंग के लिए। और इसे स्टार्टिंग में इसे रेनेसां में एक्सप्रेस किया गया था। पेट्रार्च इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वो एक ह्यूमनिस्ट थे, मतलब कि जो रेनेसां ह्यूमनिज्म स्टार्ट होता है पेट्रार्च उसमें बहुत ज़्यादा लिंकअप थे। उसके बाद बात आती है सोशल, उसके बाद बात आती है पॉलिटिकल सिचुएशन, जो नीड थी उसकी वजह से जो रेनेसां है वो फैला था, ठीक है। और उसके बाद बात आती है आर्टिस्ट जो थे उनका कीन यूज़ था, वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे अपनी जितने भी माइंडसेट थे, वो कुछ मास्टरपीस बनाना चाहते थे, इसीलिए वो चीज़ों को इमिटेट कर रहे थे। तो ये तो था आपको रेनेसां में क्यों हुआ, कब हुआ, क्यों फैला, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं। उसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें आपको एपिथैलेमियम की कुछ आरटीसी लाइन थी, उसे एक्सप्लेन करना है। तो आप इसमें देख लीजिए, आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो डजेंट मैटर, एक दो वर्ड्स अगर आपको समझ में भी आ रहे कि एपिथैलेमियम से है, पूरी समरी लिख दीजिए, डजेंट मैटर क्या पूछा गया, ठीक है। बस ये श्योर होना चाहिए कि ये पोइट्री उस चीज़ से ली गई है। उसके बाद प्रोथैल्मियम से भी एक पोइट्री थी, ये मैंने उस पेपर से लिया था जिस बैच में आई थिंक सारी आरटीसी आई थी। उसके बाद फिर एमिरेटी से ये वाला लाइन आई थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। आपको इसमें एनालाइज करना है टाइम एंड टेम्पोरलिटी, किसमें? एपिथैलेमियम में एंड प्रोथैलेमियम में। तो यूज़ ऑफ टाइम, टाइम कैसे दिखा रखा है इन दोनों पोइट्री में? तो आपको पता है कि जो एपिथैलेमियम प्रोथैलेमियम है वो क्या है? वो 24 स्टैंजा में लिखी हुई है, राइट। तो 24 स्टैंजा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 24 आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और टोटल लाइंस कितनी है? टोटल लाइंस है 365। और जो हमारा एक साल होता है उसमें लाइंस कितनी, उसमें कितने डेज होते हैं? 365। तो ये इस तरीके से टाइम को यूज़ कर रहा है, तो वो आप इसमें सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, बता सकते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है एपिथैलेमियम एंड प्रोथैलेमियम को। तो सिंपल है, दोनों की समरी लिख दीजिए, जहाँ जहाँ पे दोनों में डिफरेंस है कि कौन सा वेडिंग से पहले का है, कौन सा वेडिंग के बाद का है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें ईजिली लिख सकते हैं। और एक और क्वेश्चन ऐड करना था मुझे, स्लाइड पर लिखना मैं भूल गई हूँ। तो क्वेश्चन है, पूछा हुआ था मेनली कि जो स्पेंसर का करियर है एज अ पोइट, उसमें किस चीज़ों ने उन्हें शेप दी है, कौन सी चीज़ें थी जो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स थी। तो इसमें मेनली क्या है, उन्होंने जो रीडिंग करी थी क्लासिकल वर्क्स में, क्योंकि मैंने बताया रेनेसां में क्लासिकल वर्क्स को दोबारा से रीड करना स्टार्ट हो गया था, इमिटेट करना शुरू हो गया था। तो इन्होंने भी बहुत सारी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्लासिकल राइटर्स को पढ़ा था, जैसे कि होमर और वर्जिल को पढ़ा था। तो उनके जो वर्क्स थे उन्होंने इन्हें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। उन्होंने उनके रीडिंग्स को, उनकी नॉलेज को अपनी पोइट्री में यूज़ किया है, बिना उनकी जो क्रिश्चियन ओरिएंटेशन है बिना उन्हें लूज़ करे, बिना उन्हें खोए। प्लस इन्होंने जो पोइट्री पढ़ी थी या फिर जो इनका प्रोटेस्टेंट मोरल कोड था, उन्होंने इन चीज़ों को अपने में यूज़ किया है। ये ऐसे नहीं थे कि जो बहुत ज़्यादा एलीट फैमिली से थे, इनकी फैमिली वेल टू डू थी, बट इन्हें सफ़र करना था, ही हैज़ टू सफ़र, इन्हें वर्क करना था, इन्हें हार्ड वर्क करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इनका जो सोशल स्टेटस था वो इतना अच्छा नहीं था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा अमीर हुए थे, इनका बर्थ बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली में हुआ था। तो उन्हें क्या करना था, ही हैड टू फाइट। क्यों? क्योंकि उन्हें अगर अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपने आप के लिए फेम चाहिए, तो उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इन्होंने अपने आप को एक पोइट की तरह प्रेजेंट किया, प्रोफेशनल की तरह प्रेजेंट किया। इन्होंने कुछ स्ट्रेटजीज़ यूज़ करी जो इनके लिए थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ हो सकती हैं। और जैसे कि एलिजाबेथन कोर्ट में ये थे ही, तो इन्होंने उस चीज़ का भी यूज़ किया अपने आप के लिए। और इन सब चीज़ों को इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने अपने आप को एक अच्छा पोइट की तरह प्रेजेंट किया है। एक ये इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी मेनली, क्योंकि एलिजाबेथन कोर्ट में थे। और
एक ओवरऑल की बात करूँ तो आपको क्या चाहिए, आपको जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि अगर आप कोई भी आरटीसी लिखते हैं तो उसमें अगर आप थोड़ा-सा एरा के बारे में डाल देते हैं कि उस एरा में किस तरीके से वर्क लिखे गए थे, तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, बहुत ज़्यादा स्मार्टली दिखता है जो टीचर है, जो चेकर है उसे, कि आपको वर्क के साथ-साथ उसका बैकग्राउंड भी पता है, राइट? तो फिर अगर आप स्पेंसर कर रहे हैं तो थोड़ा-सा रेनेसा के बारे में जान लीजिए, थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा की। तो अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आता है तभी भी आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। प्लस अगर आप रेनेसा के टाइम पीरियड को बीच बीच में कहीं पे भी अपने क्वेश्चन में इंक्लूड कर देंगे ना आंसर्स के साथ में, तो बहुत ज़्यादा सही रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ, आप दोनों चीज़ों को लिंकअप कर पा रहे हैं। राइटर ने जो मतलब पोइट ने जो लिखा उसे भी, प्लस उस टाइम पे जो एरा था, जो पीरियड था, उसे भी आप लिंकअप कर पा रहे हैं। और मेनली यही है, एपिथैल्मियम प्रोथैल्मियम को रट लीजिए, रटना तो नहीं बोलूँगी मैं, बट दोनों का कॉन्ट्रास्ट देख लीजिए कि क्या क्या दोनों में सिमिलैरिटी है, क्या क्या डिससिमिलैरिटी, कॉन्ट्रास्ट है। और मेनली इसमें यही था। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि होगी यूनिट नंबर 3 में, 3 के ऊपर, जो कि है आपकी मेटाफिजिकल पोइट, राइट? तो मेटाफिजिकल में क्या है, जॉन डन है, हार्बर्ट है, मार्वल है। तो इनकी पोइट्री मैं करूँगी नेक्स्ट में, जो भी मतलब इनसे रिलेटेड मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ऑल राइट, सो बाय बाय, टेक केयर एंड बाय।